डॉक्टर अली को कल गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील है कपिल सिब्बल, वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ वहां पर केस को मेंशन किया गया और कल या परसों में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। तो कितनी तत्परता से ये इकोसिस्टम काम करता है सर, इधर गिरफ्तारी उधर सीधे सुप्रीम कोर्ट, नीचे की किसी अदालत में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। आप सही कह रही है, लेकिन अली खान महमूदाबाद, ये महमूदाबाद एक रियासत हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में और बड़ी रियासत थी। और महमूदाबाद पहले सराद सीतापुर वगैरह के और लखनऊ के भी महमूदाबाद एस्टेट वगैरह थी, जहांगीराबाद एस्टेट वगैरह थी, उसी तरीके से महमूदाबाद थी। तो इनके पैसे की कमी तो इनके पास भी नहीं है, लेकिन पैसे की कमी न होना, और आपको ये मालूम है इनके इनके दादा डिक्लेयर किए गए थे कि एनिमी इवैक्यू प्रॉपर्टी, और वो चले गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बनाने में इनके दादा लोगों का बड़ा हाथ रहा है, अली खान महमूदाबाद का। लेकिन ये जो सीवी है, उनका जो जीवन चरित्र है, उनकी जो शोहरत आम है, वो तो बिगड़ गई। ये तो मालूम पड़ जाएगा कि गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल की हवा खा चुके हैं। अब जेल की हवा चाहे आपने 1 दिन खाई हो या 10 साल खाई हो, एकेडमिशियन अगर है उसके वही पर्याप्त है कि आपकी व्यक्तित्व के ऊपर एक धब्बा लग चुका है। और धब्बा अगर लग चुका, क्योंकि आपने अगर इनकी पोस्ट पढ़ी, मैं चाहूंगा आप एक बार पढ़े जरूर। इन्होंने जो असंयत बातें की हैं कि साहब मॉब लिंचिंग होती है, बेगुनाहों के घर बुलडोजर से गिराए जाते हैं, और जो गुनहगार हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उनके घर गिराए जाए, तो वो क्या गलत है? और अगर बेगुनाहों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो आप अपने लिए तो कपिल सिब्बल को ले आए, जरा किसी बेगुनाह का भी अगर घर गिराया गया तो कपिल सिब्बल को वहां भी खड़ा कर दिया होता। वो आप करेंगे नहीं, बस आरोप लगाने में आप धुरंधर हैं, आरोप लगा करके एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आप। ये तो हुआ बुलडोजर का। दूसरा इनका आरोप ये था अंजू जी कि जो मॉब लिंचिंग होती है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आप कह सकते कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई खूब होती है, लेकिन कन्हैया लाल की मॉब लिंचिंग हुई तब तो आपने कुछ कहा नहीं, गला रेत दिया। महाराष्ट्र में गला रेत दिया गया, कश्मीरी पंडितों को निष्कासित कर दिया गया। आपने, आपके मुंह में दही जमा है, उनके बारे में एक शब्द कह दिया होता। मॉब लिंचिंग जो भी हुई है बहुत बुरी हुई है, वो हुई होंगी जितनी इकाई दहाई की संख्या होगी। कश्मीरी पंडितों की संख्या लाखों में है, उसके बारे में एक चर्चा कर दिया होता आपने। लेकिन आप मुकाबला कर रहे हैं मच्छर के काटने से लेकर के नरसंहार का, साधुओं के ऊपर आक्रमण और उनके साथ विभत्स कांड, मौन। जिस तरीके से आप एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं, और यही इकोसिस्टम जो है, ये जुबैर कोई है उसके भी वही वकील, हिजाब का केस आता है उसके भी यही वकील, यही लोग हो जाते हैं। एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है जो कि कवर फायर देता है और अवांछनीय तत्वों को तत्काल बेल में। अच्छा, पैसे की कमी है नहीं, मैंने आपसे बताया कि इनके जरिया आमदनी कहाँ से आती है, जॉर्ज सोरस से आएगी, चर्च से आएगी, और ये जो आपके और इसी तरीके के धार्मिक संगठन है वो इनको पैसे से मालामाल किए रहते हैं। सर अभी जो ये जो 17-18 लोग पकड़े गए हैं जासूसी में, इनमें ज्यादातर तो मुस्लिम है, उनको तो वकील मिल ही जाएंगे। बिल्कुल, बड़े बड़े वकील मिल जाएंगे, लेकिन मिल ज्योति को भी जाएगा और देवेंद्र सिंह ढिल्लन को भी मिल जाएगा, क्योंकि उद्देश्य और अभिप्राय एक ही है। चूंकि उद्देश्य और अभिप्राय के भले ही धर्म एक ना हो, इसलिए वकील इन सब को मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक भी अप्रूवर हो गया या सरकारी गवाह बन गया तो इनका ताश का घर ढह जाएगा अंजू जी। इसलिए यह जरूरी है कि सबको न सिर्फ अच्छे वकील दिए जाएं, बल्कि दोषमुक्त कराया जाए और जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए, वरना इनका खेल समाप्त। मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से एक हफ्ते में इतने सारे लोग पकड़े गए, और खासतौर पर हरियाणा और पंजाब के लोग हैं सर, बॉर्डर एरिया है सारा, तो क्या मोडस ऑपरेंडी रही होगी जांच एजेंसियों की कि एक साथ शिकंजे में आ गए? क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने एजेंसियों को इन लोगों के पीछे लगाया, जबकि हकीकत यह है कि एजेंसियां तो सर बहुत पहले से इनके ऊपर नजर रख रही होंगी। दो बातें हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसके लिए साधुवाद। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो स्लीपर सेल थे वो जाग गए, वो अवेक सेल हो गए। जो स्लीपर सेल थे वो अवेक सेल हो गए। तो जब अवेक हो गए तो क्रियाशील हुए, तुरंत का तुरंत, हाथ के हाथ। कोई पुलिस का काम तो है नहीं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि पहले खिदमत का मौका दीजिए। खिदमत का मौका जैसे दिया, और जैसे होते हैं देवता वैसा हो जाता है पूजन। ये जागृत तभी हुए जब पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो इनको चाहिए था कि अपने आकाओं को महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व की जानकारी देना। जब जानकारी देने लगे तो उसके बाद एजेंसीज ने जब आपके गर्दन को दबाना शुरू किया, तब आप चिल्लाना शुरू कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि साहब एक तरफा कार्रवाई हो रही है।
तब आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। और आप अभी क्या देख रही हैं, मैंने ये सुना है कि आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज 4 बजे एक जलसा हुआ था और उस जलसे में कॉलिन गोंसाल्विस, प्रशांत भूषण, हर्ष मंदर और बड़े बड़ी विभूतियां आई थी और आए थे। और वहां विषय वस्तु क्या था? रोहिंग्याओं को सेटल करने में पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ हमारे भारत देश में रोहिंग्यास को भारत से निकाला जा रहा है। 150 रोहिंग्याओं को भारत ने निकाला। ये पहलगाम की घटना के बाद ये कार्रवाई हो रही है कि हजारों रोहिंग्या ढूंढ ढूंढ के निकाले जा रहे हैं। और ये देखिए बेमौके की शहनाई बजा रहे हैं कि आज कह रहे रोहिंग्या को बसाया जाए। और इनके अगर बैकग्राउंड के ऊपर जाए, प्रशांत भूषण, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जो इनकी गतिविधियां थी, इनके दफ्तर में घुस करके लोगों ने इनकी अच्छी खासी इनकी खातिर कर दी थी। कॉलिन गंसाल्विस के बारे में अगर आप देख लें तो ये वो आंदोलन जीवी हैं जो कि रोहिंग्याओं को और इस तरीके के तत्वों के ही केस लेते हैं। और रोहिंग्या एचआर इनिशिएटिव, RHI, इनका एक संगठन है, रोहिंग्याओं के मानवाधिकार का इनिशिएटिव है। तो इन्होंने एक रिट याचिका की सुप्रीम कोर्ट में और उसमें यह कहा कि साहब भारतीय नौसेना ने 41 रोहिंग्याओं को, उसमें जो पिटिशनर था वो भी था, कि उनको लाइफ जैकेट पहना करके अंडरवर सी से ले जा करके उनको बाहर म्यांमार के कोस्ट पे छोड़ दिया समुद्र में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? इनका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये था कि ये किसी बच के आ कैसे गया और यहाँ कैसे आया, करके मुझे किसी ने फोन किया। उनका फोन किसी ने किया, आपको कहां से कर दिया भाई, और आपको फोन कर दिया, और आपके ऐसे संपर्क सूत्र क्या है वहां पर अवांछनीय तत्वों से जो आपको विदेश से इस तरह की सूचनाएं देते हैं। और बात यही नहीं कि इनका एक और संगठन है HRLN, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क मतलब यह कि अनुच्छेद 21 जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21, उसके अंतर्गत कुछ मानवाधिकार, राइट टू लाइफ किसी का भी है जो भारत देश में भले ही नागरिक ना हो, तो उसके अंतर्गत इन्होंने रिट पिटीशन ये डालते रहते हैं कि इनको सेटल किया जाए। अरे सन 67 के हमारे मसौदे में हम लोग तो उसके डिक्लेरेशन में हम लोगों ने साइन किया नहीं था। तो रिफ्यूजी स्टेटस देना न देना, पॉलिटिकल असाइलम देना न देना, ये सरकार का फैसला है जबरदस्ती। और यही खत्म नहीं हो जाती अंजू जी। इन्होंने कहा रोहिंग्यास को मुफ्त इलाज होना चाहिए और बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों का दाखिला होना चाहिए, उनकी निःशुल्क पढ़ाई होनी चाहिए। आप सुन लें करुणा कहां तक इसका प्रवाह हो रहा है, बेमौसम की बारिश कैसे हो रही है, और इनका क्या है। अब आप समझिए कि आखिर ये कर क्यों रहा है देश विरोधी। इसका कारण ये है कि इसके जो दोनों संगठन हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क और रोहिंग्या HR इनिशिएटिव, इसके पास चर्च का बहुत पैसा आता है। बताते हैं साल का 50 करोड़, और जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है। अब आप पूछेंगे अगर पैसा आता है तो पैसा लेके चुप बैठने से काम थोड़ी बनेगा। ये एक रेडीमेड, इसके पास एक मैन पावर है, और इस मैन पावर को जब कभी CAA एजिटेशन होगा, जब कभी किसानों का आंदोलन होगा, तो ये वो लोग हैं, जन समूह है जिसको ये CAA में खड़ा कर देगा, जिसको ये फार्मर्स एजिटेशन खड़ा कर देगा। ये दिल्ली दंगा जब कराना होगा, आपको तो मालूम ही होगा, जहां कहीं देश में दंगा होता है, बेंगलुरु से लेके कश्मीर तक किसका नाम आता है? रोहिंग्याओं का आता है। दंगा कराना हो, आदमी इकट्ठे करने हो, फसाद कराना हो, जैसे CAA एजिटेशन हो, फार्मर्स एजिटेशन हो, तो अंजू जी सबसे पहले इनकी तरफ देखा जाता है। जॉर्ज सोरोस से पैसा अलग आता है, दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में, मौज ही मौज है ऐसे लोगों की।